and thank you for you coming to join this particular webinar. My name is Dr. Muhammad Shahir Waqar. This is my slide. I think you can visible over here. आप सबको नजर आ रही होगी. So almost I have like now almost 36 years of like tech world and the portfolio management world experience working although in all the domains of the tech, in AI, in cybersecurity, in infrastructure, in development, and in audits. So अभी भी चल रहा है ऑडिट, अब तो कंपनी चला रहे हैं पूरी ऑडिट की. So ये सारा बैकग्राउंड मेरा रहा और मैं आई वाज लाइक इन worked in various countries, and last was like in till 11 years I've been spent my life in UK. So I was there and I basically वहाँ मैं as a global head तक काम किया मैंने, handling 35 countries, but the working, the domain is entirely changed. That was its टैक्स से बहुत ऊपर की चीज़ें आ गई और पोर्टफोलियोज की मैनेजमेंट हो गई. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डील करना होता था, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज को डील करना होता था, तो वहाँ काम की नौयत डिफरेंट होती है. मगर जाहिर बात है हमारा बैकग्राउंड क्योंकि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और सारी चीज़ें हैं, तो वो तो हमारी एक्सपर्टीज अपनी जगह मौजूद है. और फिर हम 2007 के बाद से पाकिस्तान के अंदर मैंने स्टार्ट किया. वी ऑल्सो वर्क इन इंग्लैंड, वी ऑल्सो वर्क इन US, and right now basically I have 5 companies that I have been running, and although like working in the ISO audits सर्टिफिकेशन बॉडी है हम खुद, और 3D ऑडिट के नाम से और सर्टिफिकेशन देते हैं. कंसल्टेंसी वर्टेक्स सॉल्यूशन से करते हैं. Then we have a UK company, Perceptron Global, and in US basically we have a AI System Soft that is working in the same domain, like in AI side, in GRC side, in the development side, and also the project management side. तो ये हमारा मेजर डोमेन है, काम है सारा. अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं लाइक as far as concerned to like training and development. तो मेरा एक पैशन रहा शुरू से, where basically I had in the different locations of the world, in the project side, in the other side. तो मेरी एक आदत थी कि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करा देता था, लोगों को सिखाना बताना, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लोग. तो वो रहा फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एंड देन सो मैनी सर्टिफिकेशंस ट्रेनिंग एंड सो मैनी थिंग. तो वो साथ साथ चलाता रहा हूँ मैं. तो मेरा एक पैशन है ट्रेनिंग के साथ. मैं समझता हूँ कि जो कुछ आप सीख रहे हैं लोगों को सिखाएं. बीइंग अ प्रोफेशनल ये आपकी ड्यूटी है. और मैंने अपने साथ बहुत सारे प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व किया. पहले शुरू में सारे जो लोग प्रोजेक्ट्स में थे, साथ में थे, उन्हीं को इन्वॉल्व किया, और वो सब एक्सपर्ट हैं अपने डोमेन के. तो like from 3D educator now we are offering more than 500 certifications with 16 international bodies जो हम ऑफर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह करा रहे हैं, और एक बहुत अच्छा काम हो गया स्टार्टिंग पे. सो दिस सीसा सर्टिफिकेशन जो है आई हैड डन इन 1999, और मुझे भी जाहिर बात है कहीं से पता लगा उस ज़माने में. आई स्टार्टेड द ऑडिट वर्क विद द SGS. तो वहाँ से मुझे कुछ सुनगुन मिली, कि वहाँ से भी नहीं मिली बल्कि बाहर से एक साहब थे, उन्होंने कहा कि IT गवर्नेंस एक नया डोमेन है, यू कैन चेक इट आउट व्हाट इट इज. सो वो थोड़ा सा उसके तरफ माइल हुए, और फिर वहाँ से मुझे पता चला क्योंकि सीसा इसकी एक सर्टिफिकेशन है, एंड नोबडी नोज एट दैट टाइम व्हाट इज सीसा एक्चुअली इट इज. एंड उस वक्त एक ही पेपर होता था साल में, दिसंबर में रीजेंट प्लाजा में एक पेपर होता था, जो आज SIUT बन गया है. और उस एक साल के पेपर की तैयारी के अंदर देयर इज नो a good internet available and that stuff available, so you have to carry some like manual somewhere. तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो मैनुअल मंगवाया US से, और फिर देन करके उसको पास किया. खैर देन आई लेफ्ट टू इंग्लैंड सेम टाइम, एंड देन बल्कि मैं चला गया था, वापस आके मैंने थोड़ा बहुत ही किया. ऑडिटिंग साथ साथ रही क्योंकि ये फ्रीलांस होती है ऑडिटिंग ज़्यादातर, और IT ऑडिट या ISO ऑडिट्स उसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ अभी भी, और अभी पहले भी रहता था. तो ये जाहिर बात आपको लोग बुलाते रहते हैं उसके हवाले से सारी चीज़ें. अब सीसा बेसिकली इसके बारे में हम थोड़ा सा आज समझेंगे भी कि व्हाट एक्चुअली इट इज एंड व्हाट इज द क्रेडेंशियल एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेशन. सो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसाका का लेंगे, एंड देन वी टॉक अबाउट लाइक ओवरव्यू ऑफ दिस सीसा प्रोग्राम एंड माय एडवाइस to how to even pass this examination, and obviously the requirement of the CISA, and there is continuous educational policy. Like you see, the CISA ISACA basically जो है वो 1969 में establish हुई,
and you can see like there are 28,000 members from 100 countries. अच्छा, मुझे एक प्रिविलेज ये भी हुआ कि 2003 में इसाका के साथ मैं एग्जामिनेशन बॉडी का मेंबर रहा और मैंने एक पेपर भी डिज़ाइन किया उनके साथ। वो पूरा एक सिस्टम मुझे पता लगा कि कैसे एक बॉडी काम करती है, कैसे पेपर डिज़ाइन होते हैं, क्या हो रहा है। तो वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा वक्त के साथ साथ कि क्या हो रहा है। मगर आप ज़रा ये देखिए कि कंप्यूटेशन जो है, जिस पे आज पूरी दुनिया जो है वो ऑब्वियसली एक्सेलरेटिंग ऑन दैट पार्ट, ये कब से शुरू हुई, ये कब लोगों के दिमाग में आया कि दैट इज समथिंग इज कंप्यूटेशन, नॉट कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन। सो ये आपको शायद हैरानगी होगी कि ये 1100 सेंचुरी से कंप्यूटेशन के ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई। और इसके बहुत सारे आप वर्जन जो आप देखते हैं, अलजेब्रा, या आप देखते हैं डिस्क्रीट लॉगरिथम या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये सब उसकी शाखें हैं जो कि कंप्यूटेशन की बातें मैथमेटिकल लेवल पर हो रही थी। एंड देन दिस बिकॉज ऑफ लाइक यू नो दी मॉडर्न फिजिक्स का जो आगाज हुआ, तो वो उसने इसको एक बहुत ही डिफरेंट शक्ल दी। 1700 सेंचुरी के अंदर लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि there is something which would be a replica of the human and it is a machine, और मशीन का आगाज हो गया। एंड यू सी लाइक इन 1900 में, 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि बाकायदा मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का आगाज हुआ और इलेक्ट्रिकल लेवल पर चीज़ें स्टैब्लिश होना शुरू हुई। एंड फर्स्ट टाइम यू नो दो एक कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ जिसमें 1000 लोग काम कर रहे थे और इलेक्ट्रिकल लेवल के ऊपर उसमें सिर्फ एडिशन का प्रोसेस किया गया, 5 मंजिला ऊंचा वो एक कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ। दैट्स अ मॉडल कंप्यूटर। जैसे आज क्वांटम कंप्यूटर जो है उसके ऊपर काम हो रहा है और उस पर चीज़ें रिसर्च हो रही हैं, ऐसे ही उस पर एक रिसर्च एस्टैब्लिश हुई। और जो एक रेवोल्यूशन लेकर आई चीज़ वो थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, that where the semiconductor actually is described and it was established. तो सेमीकंडक्टर जब सामने आया और उससे पहली दफ़ा एक पिन डायोड 1945 में बनाई गई, जो कि एक कैथोड रे ट्यूब का बहुत बड़ा, जो आप टीवी देखते थे पहले, बहुत बड़ी एक स्क्रीन होती थी, वो भी आपके सामने बहुत बड़ी नहीं, छोटी थी, बहुत बड़ी बड़ी पहले स्क्रीन स्टैब्लिश की गई थी। तो वो काम जो आप डिस्प्ले के तौर पे वहां पे देखते थे, उसके पीछे एक बाकायदा ट्यूब्स लगती थी जो कि उसको वॉल्व कहते थे, उससे वो चलती थी। एंड 10,000 वोल्टेज एक्चुअली इज रिक्वायर्ड टू एनर्जाइज दैट ट्यूब। ये उसका रेप्लिका था जो एक बहुत ही पिन पॉइंट लेवल के ऊपर, यानी कि आप समझ लिए मट्टी के एक जर्रे के बराबर जो है ना वो डिवाइस जो है वो एस्टेब्लिश पिन डायोड। और ये रेवोल्यूशन था इस दुनिया में जिसने इतनी बड़ी चीज को इतने कम में करके, एंड ओनली it has required 5 volts only and 3 volts, you know. So सेमीकंडक्टर बनी 1945 में है एंड ट्रांजिस्टर्स बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर चिप पे और आईसीज की तरफ गए। एंड यू कैन सी कि जो फर्स्ट डेस्कटॉप मशीन आई है हमारे पास, जो पहली दफा हमने अपने डेस्क पे रख के इस्तेमाल की है, दैट वाज innovated by the IBM, okay, and it is 1967, IBM 365 machine, OS was a ZDOS, okay। और अभी मशीन यानी कि कंप्यूटर की मशीन जो है वो मार्केट में आई है और बहुत बिकी, 10 मिलियन कंपनी IBM एस्टेब्लिश हो गई, खड़ी हो गई उस पर। लेकिन 1969 में आईटी ऑडिट का कॉन्सेप्ट ले आए इसाका फॉर्म्ड। ये बड़े हैरान कुन आप लोगों की बात होनी चाहिए कि क्या विजन है उन लोगों का कि दे नो इट। आज से 75 साल पहले पुरानी बात हो रही है कि दे नो इट कि यार इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है बहुत सख्त तरीन लेवल पे। और 75 ईयर्स पहले उन्होंने ये बात सोच ली थी, जब ना टेलीफोन था ना कुछ और था, सिर्फ मॉर्स कोड से डेटा ट्रांसफर हो रहा था और 4 सैटेलाइट दुनिया में काम कर रहे थे। दे बेसिकली together around 28,000 members
who are the experts of mathematics, experts of the computation, and expert of the designs. तो उस जमाने में उन्होंने ये काम कर लिया, and that's why the ISACA basically is the global leader in IT governance and control and assurance. तो जो बात ISACA ने कही उस जमाने में, और वो बहुत अरसे के बाद, पेपर तो जाहिर बात है जो बना वो बाद में बना, but obviously जो बात उन्होंने कही that was remarkable at that time. And then they developed a complete information system auditing, control standards, techniques, conduction, engagements, and so many things. And finally, you have a first certification over the world, that is CISA, Certified Information System Auditor, जो कि 1978 में उसका पहला पेपर लिया गया, और इस फिजिकल पेपर ऑब्वियसली, और 11 लैंग्वेजेस के अंदर 200 लोकेशंस पर एक साथ ये पेपर लिया गया, जो कि बड़ा जबरदस्त काम हुआ इस हवाले से. So ISACA, is one of the most recognized body over the world who are involved to provide the standards of IT audits as well as the security part, and covering the security part as well. So ISACA की 2 सब्सिडरी बॉडीज और हैं, वो आपको शायद नहीं पता होंगी कि एक सब्सिडरी बॉडी जो है वो उनकी दैट इज IT गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, ओके, इसको कहते हैं ITGI. एंड सेकेंड वन इज दी कोबिट, ये एक सब्सिडरी बॉडी है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर बिजनेसेस विद इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आपने सुना होगा कोबिट का नाम आज. दिस इज वन ऑफ द लाइक ऑल्सो IT ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स एज वेल. तो ये 2 बॉडी जो है, ये इसकी सब्सिडरी बॉडी जो ISACA को फीड करती हैं. तो इट्स अ रिसर्च बॉडी एक्चुअली, जो कि आप ISACA के लिए काम कर रही हैं और उनको फीड अप कर रही हैं ऑन डिफरेंट लेवल. ये मैंने आपको बता दिया कि 1978 में उन्होंने ये काम किया, और इस वक्त दुनिया में जो है वो जाहिर बात है कि रिमार्केबल, लास्ट स्टैट्स मैंने निकाली थी 2011 में, 40,000 इंडिविजुअल जो है वो रजिस्टर हो गए थे उस जमाने में इसके लिए. तो आप सोच सकते हैं कि इसकी डिमांड किस तरीके से जो है वो ऐसे कर्व में गई है जो कि पहले नहीं थी इतनी. अच्छा जी, इसकी एक और वजूहत क्या है जो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं. ऑब्वियसली इज वन ऑफ द वेरी रिस्पेक्टेबल सर्टिफिकेशन, और इस सर्टिफिकेशन की जो ये एक चार्टर्ड लेवल की सर्टिफिकेशन है, यानी कि अगर आप किसी को बताते हैं कि यू आर सीसा सर्टिफाइड, इट मीन्स कि आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी की विद रिस्पेक्ट टू दी बिजनेस, विद रिस्पेक्ट टू दी ऑडिट्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं, एंड यू कैन बी एबल टू साइन दी IT ऑडिट एज वेल. तो पहली चीज़ तो ये कि आपको इसमें बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आपकी हो सकता है बहुत नॉलेज हो, मैं समझता हूँ बहुत एक्सपीरियंस लोग भी सुन रहे हैं मेरे, तो आपकी माशाल्लाह अपनी नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन इसका जो कोर्स डिज़ाइन हुआ है वो इतने ज़्यादा एरियाज को कवर करता है, और इतनी माशाल्लाह से इसके अंदर चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो कि इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर नॉलेज. एंड मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं तकरीबन ऑलमोस्ट कोई ये मेरा शायद 492nd बैच है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और बहुत दुनिया में हर जगह मैंने पढ़ाया जाके इसको, इंग्लैंड वगैरह के अंदर और बाकी जगहों पे. आपको पता है वहाँ ज़रा लंबी ट्रेनिंग ही होती है, 5-6 दिन में ख़त्म कराना होता है, लेकिन हम पाकिस्तान में तो इसको जाहिर बात है कि 2 महीने में लोगों की आसानियों के साथ करा रहे हैं. तो जो मैंने यहाँ पाकिस्तान में भी लाके इसको इंट्रोड्यूस किया, इस सीसा को, सिस्प को, CIA को, ठीक है, उसके बाद फिर जाहिर बात है और बहुत सारी सर्टिफिकेशन हम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं. लेकिन वी आर वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान हु स्टार्ट दिस सर्टिफिकेशन. एंड लाइक एक ज़माने में 4-4 बैचेस मैंने एक साथ पढ़ाए जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड्स में थे. सो पहली चीज़ तो आपकी नॉलेज बहुत इंप्रूव होगी इंशाल्लाह. एंड सेकंड थिंग इज लाइक ये जो स्टैंडर्ड हम जिसकी बात करेंगे अभी, तो हम पहले तो देखेंगे स्टैंडर्ड होता क्या है और उसे क्यों करना चाहिए, क्यों मैं ऑप्ट करें किसी स्टैंडर्ड को. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट है.
अगर ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझ ले कि ये किसी स्टैंडर्ड को अगर हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या बेनिफिट होंगे, तो मैं नहीं समझता दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये कहेगी कि हमें ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए. So obviously, how the people can implement that sort of standard, the employers are seeking the people, right? कि उनको लोग चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट होता है जिसके पास नॉलेज हो, चीजें हो. And obviously, when you have a designations, when you have a like certifications, so it's a professional image, and you have gained the worldwide recognition. सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको कहीं जाके दोबारा दूसरी सर्टिफिकेशन इसके मुकाबले में नहीं करनी, कि इसके पैरेलल कोई सर्टिफिकेशन आप करें कि आईटी ऑडिट अगर आपने करना है तो भी जनाब आपको एक और सर्टिफिकेशन ये चाहिए. नहीं नहीं, ऐसा नहीं. जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के ऊपर सर्टिफिकेशन होती है और वो हर जगह स्टेट टू स्टेट अमेरिका में और जगह टैक्सेशन के ऊपर वो चेंज होती रहती है. जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एनीबडी, कोई क्वेश्चन रेज हुआ है क्या? ये सर, सर आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है. ये सर, अस्सलाम वालेकुम सर. ये मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, ये सर ये जो कोर्स है एक्चुअली ये सर ओनली थ्योरेटिकल बेस है या इसमें सर हैंड्स ऑन लैब्स भी हैं? ये सर एक मेरा माइंड में सर क्वेरी चल रही थी अच्छा, इसके बारे में. ऑडिट के बारे में कुछ जानते हैं आप? नो सर. अच्छा ठीक है, नहीं जानते. ये आपको मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस दूंगा, जाहिर बात है एक्सरसाइजेस हैं इसकी जो आपको करनी होंगी. तो ये पूरा एक प्रैक्टिकल कोर्स है. ओके. ठीक है, इसमें कोई लैब्स नहीं होती. ये लैब वाला नहीं है कि हमने कोई टेक्निकल जाके कोई लैब करनी है. हमें ऑडिट परफॉर्म करना है. तो ओके. ऑडिट परफॉर्म कैसे होता है, ऑडिट में क्या क्या चीजें होती हैं, ये समझने की जरूरत है. लेकिन ऑडिट आप परफॉर्म कैसे करेंगे अगर आपको टेक्निकल चीजों का पता ही नहीं है तो? यस सर. ठीक है, आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे, कौन बहुत बात कर रहे हैं? यस सर, मैं सर मोहसिन बात कर रहा हूँ सर. अभी करंटली मैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ और सर अभी कुछ मैं स्विच भी करना चाह रहा हूँ अपनी डोमेन से. तो अभी जस्ट ये अभी मुझे ये सीसा की अभी एक आया था ओरिएंटेशन के लिहाज से मुझे ये लिंक मिला था, तो मैंने कहा चलें ज्वाइन करते हैं और ऑडिट के बारे में जानते हैं सर. इस वजह से मैंने ये ज्वाइन कर लिया. यस सर. ठीक है ठीक है, नहीं आप देखिए और आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं. ये बहुत ही एक प्रोफेशनल लेवल का डोमेन है ओके. और इसमें बहुत कुछ आपकी पूरा करियर है. ये ओके. ये ऐसा नहीं है कि आपने आज कर लिया तो कल खत्म हो जाएगा. सारी दुनिया चेंज हो जाए, ये ऑडिट की दुनिया खत्म नहीं होगी. वेरी गुड सर. चाहे एआई आ जाए. मैं जी. खुद एआई पे काम कर रहा हूँ, मैं खुद उसका डेवलपर हूँ. मैं ओके. 1997 से काम कर रहा हूँ एआई पे. ठीक ओके. है, जो बातें चल रही है ना इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, जी. उसका 10% भी लोग नहीं कर रहे. ना आता है उनको, ना पता क्या होता है आगे. तो जी. खैर, अभी मैं आपको थोड़ा सा सीसा और असाका के बारे में बता रहा था कि क्या क्या हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर हम गेन कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ द एग्जामिनेशन कैसे होगा, इस पर हम एक डिस्कशन रखेंगे कि वो एग्जाम कैसा होता है. अच्छा, एग्जाम पास करना ना, ये एक अलग साइंस है थोड़ी सी. इसको हम समझेंगे कि एक प्रोफेशनल बॉडी का एग्जाम कैसे पास किया जाता है. ये कोई मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, लेकिन कैसे पास किया जाता है तो इस पर हम डिस्कशन रखेंगे कि कैसे इसको आप निकाल सकते हैं पेपर को करना. ओके, ये है 1999 का करिकुलम. ओके, 7 डोमेन्स हुआ करते थे. उसके बाद 2007 में करिकुलम चेंज हुआ. ओके, और ये आ गया हमारे पास. उसके बाद 2011 में करिकुलम चेंज हुआ. अच्छा, यहां जो करिकुलम चेंज हुआ, यहां पर एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ. हम यानी मुझे ऑडिट करते हुए 14 साल हो गए थे, 13-14 साल हो गए थे, और उस वक्त तक कोई आईटी ऑडिट का स्टैंडर्ड नहीं था. बड़े मजे की बात यह है 2011 में ये स्टैंडर्ड आया. अच्छा, ये स्टैंडर्ड जब आया तो कैसे आया? एक और बॉडी है जिसका नाम है आईआईए. शायद आपने नाम सुना हो. एक तो इसाका हो गई, दूसरी है आईआईए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, जिसकी एक बहुत मशहूर सर्टिफिकेट सीआईए. किसी ने सुना है इसका नाम? यस सर, मैंने सुना. हाँ, जब हम ऑडिट कर रहे थे लाहौर में केपीएमजी में, मैं ट्रेनिंग ली है 3 इयर्स.
तब काफी ऑडिटर्स जो थे वो अटेम्प्ट कर रहे थे, इसकी तैयारी कर रहे 2012 में। राइट। तो ये सीआईए के भी पायनियर मैं हूँ, मैं आके मैंने शुरू कराया सीआईए भी। यस ठीक है, ये दो बॉडीज जो हैं ये इंटरनल ऑडिट की बॉडीज हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं क्या होता है इंटरनल ऑडिट। और सर एक क्वेश्चन है जी कि क्या फाइनेंस और ऑडिट के बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस के साथ और एजुकेशन के साथ सीसा हो सकता है अटेम्प्ट? बिल्कुल हो सकता है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, इनकी पूरी रिक्वायरमेंट को समझाता हूँ ऑल कौन राइट। कौन लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये है ही उन्हीं लोगों के लिए। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि उन्हीं लोगों के लिए ज्यादातर है। ऑल अब राइट। हुआ क्या कि 2007 में इसाका का प्रेसिडेंट और आईआईए का प्रेसिडेंट दोनों बैठे और फर्स्ट टाइम ओवर द वर्ल्ड के डिफरेंट स्टैंडर्ड के लोगों को ऐड किया। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक और बॉडी है IFRS, ठीक है ना, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये वो लोग हैं जो फाइनेंस के स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसको भी ऑन बोर्ड लिया। और एक और बॉडी थी क्वालिटी मैनेजमेंट की, ASQ, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स, तो वो उनको भी ऑन बोर्ड लिया। और लेने के बाद पहली दफा ये डिस्कशन हुई कि जनाब जो स्टैंडर्ड के नंबर्स हैं फॉर इंटरनल ऑडिट, ठीक है, वो कहां से कहां तक होंगे। तो ये 1000 से लेके 3500 तक जितने भी आपके नंबर्स हैं वो इंटरनल ऑडिट के लिए बाकायदा तौर पर वर्ल्ड लेवल पर इस नंबर्स को बाइंड कर दिया गया फॉर इंटरनल ऑडिट। ठीक है, और 5000 से ऊपर जो है वो फाइनेंस के और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स चले गए। पहली बार यह बात हो गई। अच्छा, अब आ जाए कि एक्चुअली ऑडिट होता क्या है। वैसे तो ऑडिट की बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, बट एक्चुअली व्हाट इट ऑडिट, मैं आपको इसकी सिंपल सी एक बिल्कुल एक रॉ मिसाल देता हूं, रॉ लेवल के ऊपर। मैंने आपसे कहा कि जी ये एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है मिसाल के तौर पे, और उस फैक्ट्री में मैंने 5 वॉल्व लगाए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ओके, और उन वॉल्व के जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 10 तक लाई करती है। तो मैंने 5 एक चार्ट बनाया, ठीक है, और उस चार्ट पर मैंने कहा कि इंजीनियर्स को कि तुम 12 बजे ये जो वैल्यू है इसको 2 कर देना और हर वॉल की 2 कर देना। समझ में आ रही बात? 12 बजे हर वॉल की वैल्यू 2 कर देना, 5 वॉल की, और जब 3 बजे तो हर वॉल की वैल्यू जो है वो 4 कर देना। ठीक है, और जब 6 बजे तो हर वॉल की वैल्यू जो है वो तुम 6 कर देना। उसके बाद जब 8 बजेंगे तो तुम सारे वॉल्व को बंद कर दोगे। अभी एक खास काम मैंने एक आदमी को दे दिया कि ये 5 वॉल्व है फैक्ट्री में, और तुम ये 12 बजे जाके इन सबको 2 पे कर दोगे, 2 बजे जाके 4 पे कर दोगे, 4 बजे जाके इसको 6 पे कर दोगे, और इसी तरीके से 6 बजे तुम इसको बंद कर दोगे, लेट से। तो अब उसको एक चार्ट दे दिया मैंने, लेकिन जब उसने ये काम कर लिया, कर रहा होगा वही काम, लेकिन उसके पीछे मैंने एक और आदमी लगा दिया। मामला बड़ा सेंसिटिव था क्योंकि वो प्रेशर मेंटेन हो रहा था। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई जब ये जाके ना 12 बजे सबको 2 वैल्यू 2 कर दे सबकी, तो तुम्हारा काम ये है कि तुम जाके चेक करोगे 2 पर है कि नहीं है। ओके, तो जो वैल्यू मैंने उसको असाइन की, जो वैल्यू मैंने उसको असाइन की, दैट्स कॉल्ड द बेस वैल्यू। ठीक है, और जो वैल्यू मैंने चेक की, दैट इट कॉल्ड द ऑडिट वैल्यू। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? तो अब इस हवाले से पूरी एक बेसलाइन खड़ी हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास उस ऑडिट होगा उस बेसलाइन पे, यानी कि जो वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज माय बेसलाइन, राइट। जब
क्रिकेट खेलते हैं, कभी खेलिए क्रिकेट? खेली होगी सबने। तो जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जो अच्छा कैप्टन होता है वो क्या करता है, वो कहता है यार इतने रन हो गए तो पर ओवर इतने रन तो बनाने हैं, इससे ज्यादा बन जाए वो अलग बात है। तो एक बेस लाइन आप सेट करते हो अपनी। तो ऑडिट का जो एक्चुअल मायने है, जो मैं समझा अपनी लाइफ में, पहली चीज क्या? चेक एंड बैलेंस। ओके, चेक एंड बैलेंस है ऑडिट का सबसे पहला पॉइंट। लेकिन मजीद ऑडिट है क्या, इसको मैं एक और चार्ट से आपको समझाता हूं। एक एक शख्स था, उसका नाम था डेमिंग्स। एनीबडी हर्ड दैट नेम? किसी ने सुना है ये नाम? जी, डेमिंग्स का नाम सुना है? नो, नो सर। अच्छा, डेमिंग्स जो है ये दुनिया का पहला शख्स है जिसने दुनिया को बताया कि एक्चुअली ऑडिट क्या है, सिस्टम क्या है और चीजें क्या है। इसके 14 प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल किस चीज के मैं बताता हूं। सर ये वही तो नहीं जो जापान से गया था, जी 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 जिसको जी जी ये वही है जी ना जी जो जी जी अमेरिका गया था आईबीएम में, उसने फिर उनको जी जी प्रिंसिपल्स बताए थे, चार जी। प्रिंसिपल्स। सर अच्छा, अब बेसिकली ये जापान में पहले रोता रहा 2 साल तक कि मुझे किसी तरीके से भाई समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन इसकी बात जब किसी ने नहीं सुनी तो ये अमेरिका चला गया, और अमेरिका में आईबीएम डूब रही थी 1963 में। तो इसने कहा भाई मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आप मेरी बात सुन लो तो शायद आपको कुछ काम आ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई सुनाओ। उन्होंने सुनाई तो उन्होंने को बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा ठीक है आप इसको इम्प्लीमेंट करें। उसने पहले तो 4 बातें की। पहली बात की उसने कहा जी प्लान। इस साइकिल को वो कहता है PDCA साइकिल, प्लान। अच्छा, अब प्लानिंग से मुराद यहां पर एक कंपनी का प्लान है। ओके, कंपनी जब कोई चीज प्लान करेगी तो वो ये देखेगी कि मुझे करना क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यानी कंपनी का कोई ना कोई टारगेट होता है, उसको उस टारगेट के ऊपर बाकायदा कुछ ना कुछ जो है वो आ, उसको मीटअप करना होता है। तो टारगेट कैसे मीटअप होगा? तो एनी हाउ उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए फंड्स चाहिए, स्किल्ड पीपल चाहिए। वो सब आपने कहा जी हमें ये चाहिए। जब तक चाहिए, कब तक चाहिए ये जनाब? उस वक्त चाहिए जब हम इसको करने जाएंगे। डी फॉर डू। ओके। अच्छा, अब मजे की बात ये कि जो कुछ आपने प्लान किया है, अब ये 5 साल का प्लान है, पहले साल क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 1 हफ्ते में क्या करना है और पर डे क्या करना है, ये सब निकल आएगा बाहर। तो डू, आपने वही करना है जो आपने प्लान किया। अब इससे नहीं हटेंगे आप, क्योंकि आपने प्लान किया है रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपने वही करना है जो आपने प्लान किया है, और जिंदगी में भी ऐसे ही करना चाहिए। तो आपने वही करने के लिए कि आपने वही किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना, आपको अब ये देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब है कि कोई प्लान एक बेस लाइन है, और डू जो है वो एक ऑपरेशन है जो हो रहे हैं। और अब चेक करेंगे आप कि क्या यही हो रहा है। तो ऐसा जिंदगी में कभी होगा ही नहीं। यानी अगर मेरी कोई बेस लाइन है, मैंने कोई बेस लाइन बनाई भी है, और मैं कहता हूं कि मुझे ये इस लाइन को मीट करना है, तो बड़े मजे की बात यह है कि ये बेस लाइन जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो मैं हो सकता है पहले जरा ज्यादा कर लूं, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं नीचे ही जा रहा हूं।
ऊपर बहुत मुश्किल से जा रहा हूँ, यानी मैं अपनी बेस लाइन से भी बहुत डेविएट कर रहा हूँ, और यही मुझे चेक करना होता है कि मैं कितना डेविएट कर गया हूं, और इसकी एक रिपोर्ट निकालूं, दैट इज कॉल्ड ऑडिट, और उसके ऊपर मैं एक्शन लूं अब। ठीक है, मुझे एक एक्शन लेना है कि क्यों नहीं हुआ मेरा ये पार्ट। ओके, क्यों नहीं हमने मीटअप किया, जब मैंने सारे रिसोर्सेज दे दिए, जब मैंने लोग दे दिए, सब कुछ दे दिए, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस क्यों नहीं का जवाब, इसका मतलब है कि आपके प्लानिंग में कोई फुकदान है। ओके, यू हैव बेसिकली नॉट अ रैशनल लेवल ऑफ प्लानिंग। तो इस प्लानिंग को दोबारा से सही करने की जरूरत है, एंड दिस इज बेसिकली वी कॉल इट इंप्रूवमेंट। और ये इंप्रूवमेंट ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिट इज बेसिकली फॉर इंप्रूवमेंट्स, कि हमें इंप्रूवमेंट चाहिए। अब दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपने किए हुए प्लान को 100% अचीव कर ले, ना इंसान ना ऑर्गेनाइजेशन, कोई नहीं कर पाता। यानी कि बहुत बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की अपने टारगेट का 60 to 70% अचीव करती हैं, बाकी नॉर्मल कंपनीज 30 से 40% ही अचीव करती हैं। तो कितना रूम है इंप्रूवमेंट का आप देख सकते हैं। और ये पीडीसीए साइकिल जो है, ये एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया, एक बेंचमार्क बन गया। ठीक है, जिससे जिससे दुनिया के सारे स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क काम करते हैं। कोई दुनिया का स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क इस पीडीए साइकिल के अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका जो है ये लाइक दिस पार्ट इज योर ऑडिट्स। ओके, and this part is like action plan for improvements. तो ये दोनों हिस्सा पूरा इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब जो डैमेज से बात की थी वो क्वालिटी की बात की थी। क्वालिटी जो है उसकी कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन अगर हम क्वालिटी को एक नॉर्मल स्टाइल में समझना चाहें तो क्वालिटी इज बेसिकली अ स्कोप ऑफ वर्क। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो करती है वो उसका स्कोप है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को वही करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट स्कोप by using your management techniques. So the quality management actually is a complete formula to achieve the goals and objectives by using your quality management techniques. And अब उस चीज को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी जो ऑडिट लेवल के ऊपर चीजें सामने आती हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑडिट क्या होता है। तो अब इस ऑडिट को दो बड़े टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला पार्ट कहलाता है इंटरनल ऑडिट, ये याद रखिएगा इसकी टाइप है, और दूसरा कहलाता है एक्सटर्नल ऑडिट। अच्छा, ऑडिट इज ऑलवेज रेकमेंडेड टू थर्ड पार्टी, याद रखें। ये ऐसा नहीं है कि हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी की नहीं होगा, नहीं, थर्ड पार्टी होगा, मगर ये इसकी टाइप्स हैं। इन दोनों टाइप में कुछ ऑडिट फॉल करते हैं। ओके, in the external audit, when you talk about the external audit, it means you talk about the financial audit. Statutory audit भी financial audit का ही पार्ट है। तो financial audits, जब भी external audit की बात होगी, it means financial audits. And rest of the other audits, whatever the audits are in the organization,
for example, inventory audits, you talk about the HR audits, you talk about the material audits, okay, you talk about the compliance audit, okay, you talk about the regulatory audit, you talk about the information system audit, you talk about the IT audit, you talk about the IT security audit, and the number of audits fall in this category, internal audit. So he's a huge domain. Every auditor has his own expertise with respect to his audits, his domain. तो इंटरनल ऑडिट जो है वो एक बहुत बड़ा डोमेन है, और उसी के अंदर आईएएस ऑडिट, आईटी ऑडिट और आईटी सिक्योरिटी ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, सारे ऑडिट यही फॉल करते हैं एक्सेप्ट फाइनेंशियल ऑडिट्स। ठीक है, अब इन सब की बेसलाइन कंपनी ने तय करनी है कि वो किस चीज पर इसका ऑडिट चाहते हैं, वो किस चीज को चेक करना चाहते हैं। तो अब ऑडिट के लिए उन्होंने कुछ लॉज एस्टैब्लिश किए, यू कैन से दैट, like it should be independent, okay, it should be unbiased, it should be objectively or object oriented on the scope, it should be have some evidence oriented, it should have the criteria, evaluation, and then observation and suggestions. So उस पैराहन में अगर एज अ ऑडिटर कोई काम करता है तो वो नॉर्मली इन तमाम चीजों को रख के ऑडिट को परफॉर्म करेगा। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस टाइप के ऑडिट होते हैं और उनका ऑडिट करना होता है तो वो फिर एक बाकायदा उसकी ऑडिट यूनिवर्स बनती है। हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास में जब मैं शुरू करूंगा तो उसमें बाकायदा मैं बताऊंगा कि ऑडिट होता, ऑडिट का पूरा साइकिल है, कैसे काम कैसे करते हैं, कितनी कमेटीज होती हैं, क्या रिकमेंडेशंस कैसे जाती हैं, क्यों होता है, ये क्या चीज होती है। तो ये हम आज तो बेसिक बातें हम बहुत सारी कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये कि आपको पूरी दुनिया के अंदर ये पीडीए साइकिल के सारे स्टैंडर्ड्स मिलेंगे और उसी तरीके से आपके ऑडिट, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट के आपको तरीके नजर आएंगे। ऑडिट चार्टर होगा, ऑडिट यूनिवर्स होगी प्रॉपर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। मगर अब हमारे पास आसानी ये है कि 2011 के बाद हमारे पास आईटी ऑडिट के स्टैंडर्ड्स मौजूद है, ठीक है, और ये कहलाता है आईटी ऑडिट अश्योरेंस फ्रेमवर्क, ITAF। इसका फ्रेमवर्क जो इसाका का है दैट इज ITAF। और क्योंकि ये एक है कंप्यूटर बेस्ड ऑडिट तो इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसको कैट्स कहा जाता है, कंप्यूटर ऑडिटिंग असिस्टेड टेक्निक्स। और ये कैट्स के बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में मौजूद हैं जो आज आपको GRC के सॉफ्टवेयर के नाम से मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रहा कौन कौन से। सो नाउ यू हैव 5 चैप्टर्स। अब इसको पढ़ने का बिल्कुल एक अलग तरीका है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आंसरिंग है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। ना तो इस स्टैंडर्ड को रटना है, ना इन स्टैंडर्ड के ऊपर कोई आपने सवाल जवाब आपके आने हैं। 11% ऑडिटिंग से क्वेश्चन आने हैं, लेकिन वो सारे के सारे इससे परटेन करे होंगे, ठीक है। ये फिर उनकी सारी जो है वो डिटेल है, इसको मैं आगे कर रहा हूं, वो आपको वहां से मिल जाएगी।
अच्छा, पहले 200 क्वेश्चन होते थे, अब 180 क्वेश्चन हो गए, और 4 घंटे का आपका पेपर है। हर क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई एक आंसर उसका ठीक है, और फिर इसके अलावा आपके पास कुछ और भी चीजें हैं जो इसमें आपको मिलेंगी। एक तो ये है कि ओवरऑल अगर आप 75% पेपर कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आसान टेक्निक्स हैं कि अब ये पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया है। 850 पॉइंट्स के अंदर आपको 450 पॉइंट्स लेने हैं, तो ये तो 50% हो गए, ऑलमोस्ट 55% समझ लीजिए। लेकिन ऐसा है नहीं, इसके अंदर बकाया तौर पर एक बैकग्राउंड पे एक क्वेश्चन आंसरिंग में एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ एक डिफरेंट टूल लगा हुआ है सेंसिटिविटी चेक करने का और बिहेवियर चेक करने का, जो ये चेक करता है कि आप क्वेश्चन का आंसर जो दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर पे आपका जो जब वो 1 बाय 1 आपसे पूछता है तो वो खुद जज कर लेता है कि आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं तो आपको आसान करेगा क्वेश्चन, अगर सही जवाब दे रहे हैं तो आपको मुश्किल करेगा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मल प्रैक्टिस ऐसी हो गई, यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन एक नंबर सेम नंबर का नहीं है। तो ओवरऑल फॉर 450 पॉइंट्स जो आपके बनने चाहिए बनेंगे, वो हो सकता है कि आपने 55% पेपर ठीक कर दिया हो, 75 नहीं किया, लेकिन आप पास हो गए बिकॉज कि आपने मुश्किल क्वेश्चंस के जो हाई वेटेज क्वेश्चन है उनके आंसर ठीक दे दिए हो। तो इस तरह से भी आप पास हो जाते हैं। अच्छा, ये मेरी एग्जामिनेशन एडवाइस है। पहली चीज तो ये कि आप फिजिकली प्रिपेयर हो जाएं कि आपने पास करना है, क्योंकि ये फिजिकली से मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और क्यों जरूरी है, अ, मैं ही समझता हूं कि जब तक आप दिमागी तौर पर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि मैं कर सकता हूं, आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। तो मेरी लाइफ के अंदर मैंने चैलेंजेस लिए और बड़े चैलेंज वाले काम किए जो शायद दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किए, मैंने एक्सेप्ट करके उसको करवाया, क्योंकि मैं कहता था कि ये इंसान नहीं करना है तो वो दूसरा इंसान क्यों, मैं क्यों नहीं पहला इंसान हूं। तो पहले मैं अपने माइंड को प्रिपेयर करता था और फिर उसकी नॉलेज हासिल करता था और फिर जाहिर बात है मैं उसमें कूद जाता था और करके निकलता था, ये नहीं कि मैं बीच में छोड़ के खड़ा हो जाऊं। तो आपने अगर शीशा करना है तो मेरी कुछ एडवाइस भी होंगी, कुछ आपका भी साथ होगा, तो आप शीशा कर लेंगे। क्वेश्चन जो आपके पास आता है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास टोटल 90 सेकेंड्स हैं जिसमें आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें होती हैं, हमेशा याद रखें। फर्स्ट लेवल पर कोई ना कोई सिनेरियो होगा डॉट तक, उसके बाद वो आपसे प्रॉब्लम बताएगा आपको कि ये प्रॉब्लम है या इशू है या चैलेंज है, और फिर आपसे पूछेगा अब बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और इसके 4 ऑप्शन होंगे और वो चारों ऑप्शन इंतहाई करीब होंगे तो एम्बिगुअस हो जाएंगे। वो चारों ऑप्शन डिफिकल्ट भी होंगे। वो चारों ऑप्शन होता है आपने कभी सुने ही ना हो, ठीक है। तो आपने उसको जो जज करना है, वो पहले तो क्वेश्चन को समझना है। आई थिंक 40 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन को समझ लें मैक्सिमम, एंड देन गो फॉर दी ऑप्शंस। और ऑप्शंस को समझने के बाद आपको वहां पे 2 ऐसे ऑप्शन जरूर नजर आएंगे जो आप समझेंगे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, उसको निकाल दें। फिर 2 रह जाएंगे, 2 में से आपकी चॉइस आपके एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज पर बेस करेगी, ठीक है। नॉलेज मैं आपको दूंगा, एक्सपीरियंस आपका है। कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। अब पहले क्योंकि फिजिकल पेपर होता था इसलिए मैंने डोंट पैनिक लिखा है, लोग पाकिस्तानी लोग खड़े हो गए, चीखना शुरू हो गए, सर ये तो सवाल सिलेबस में ही नहीं था। ओके, so you have only 80 seconds 90 seconds with you for each questions, so go for it। क्वेश्चन का मैनुअल मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सारे दूंगा, क्वेश्चन आंसर पेपर लेटेस्ट हर तरह के बहुत सारे हैं, बट यू हैव टू फाइंड, आप उसको करने के बाद यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ व्हाट इज योर वीकेस्ट एरिया। आपका वीकेस्ट एरिया क्या है जिसको आप, जाहिर बात है हर आदमी हर एरिया में, नेटवर्क्स भी हैं तो एप्लीकेशंस भी हैं तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं तो
जाहिर बात है सब आईटी पे चल रहा है, बिजनेस नॉलेज भी है, तो आपको जाहिर बात है कि उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है, एंड यू हैव टू यू नो strengthen your that part, and then whatever the questions I'll give you, that you have to practice on it by time to time. तो आप अपना करिए, और अल्लाह ना करे अगर आप फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि नहीं होना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, ये इसमें कोई मसला नहीं है। एंजॉय द एग्जाम, एग्जाम को एंजॉय करें, उसको अच्छे तरीके से करें। ये मैंने आपको बताया था कि ये आपको सीसा एग्जाम जो है कितनी लैंग्वेजेस में लिया जा रहा है, ये सारी चीजें, और अब तो $760 इसकी जो है वो और $720 उसकी पेमेंट नजर आती है आपको। तो इसाका के अंदर एक फायदा और भी हो रहा है, वो ये है कि अगर आप मेंबरशिप आधे साल की ले लें, ठीक है, तो भी आपको ये इतने में मिल जाएगा, थोड़ा और शायद कम में मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग वाउचर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, वो वाउचर $660 से कम का नहीं है, और वो विदाउट मेंबरशिप है, ये ध्यान में रखिएगा आप। और पास करने के बाद को मेंबरशिप लेनी है, वरना कोई फायदा नहीं। याद रखिए, मेंबरशिप एक ऐसी चीज होती है जो आपको ना एक अश्योरेंस दिलवाती है मार्केट में। मैं पीईसीबी का भी ऑडिटर हूं, पीईसीबी का मैं एक्रेडिटेड ट्रेनर पार्टनर हूं, प्लैटिनम ट्रेनर हूं उसका। मेरे पास अगर पीईसीबी की मेंबरशिप नहीं होगी तो मैं रिटेन नहीं कर सकता किसी ऑडिट बॉडी के साथ अपने आप को। तो मुझे रिटेन करना के लिए उनको वो उनकी मेंबरशिप खरीदना जरूरी है, और उसी की वैल्यू है। जैसे हमारे यहाँ आई कैप है, आईसीएमए है, उसकी मेंबरशिप होती है तो लोग फाइनेंस मैनेजर को हायर करते हैं, क्योंकि कौन बॉडी उसकी एश्योरेंस दे रहा है। ठीक है, ओके। नाउ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने कुछ यहाँ पे लिखी है, मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो 5 साल की रिक्वायरमेंट है और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लायंस, लेकिन ये कुछ चीज कंपनसेट करता है यहाँ पे। सबसे पहले कि अगर आपका मास्टर्स डिग्री है, 4 साल का बैचलर्स अगर है, तो 4 साल की बैचलर में 2 साल कम हो जाएंगे, 5 साल में से 2 साल आपके वो कम हो जाएंगे, और हर 1 साल आपका जो अगर मास्टर्स किया हुआ 1 साल का या 2 साल का, तो वो 2 साल और कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मास्टर्स एक प्रोफेशनल डिग्री है अब दुनिया की नजर में। ठीक है, बैचलर्स डिग्री जो होती है वो आपकी एक समझ लें कि एक रेगुलर डिग्री है जो आप ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी वो आपको कंपनसेशन दे रहे हैं। एंड देन व्हेन यू हैव डन द मास्टर्स, ओके, तो यू आर आल्सो गेटिंग द कंपनसेशन फ्रॉम द इसाका, और हर 1 साल का एक्सपीरियंस आपका 1 साल को कंपनसेट करेगा। कौन कौन से चीजों में वो कंपनसेट करेगा? नाउ यू कैन सी ओवर हियर every what I have basically understand about it, like every sort of thing like which is concerned with the data. Okay, you talk about computer science right here, you talk about the accounting, you talk about the information system, you talk about the finance, you talk about the mathematics. ठीक है, जो जो लोग इन फील्ड्स में काम करते हैं उनका हर एक साल का एरिया इस 1 साल के एरिया से कंपनसेट हो जाएगा। इसका मतलब आपको इसाका जो है वो ऑफर कर रहा है। और वो लोग जो कॉलेज फुल टाइम प्रोफेसर्स हैं, दे आर नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कंसल्टिंग और द फंक्शनल जॉब्स ऑफ द आईटी एंड अदर पार्ट, द फाइनेंस समथिंग, उनका भी 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल से वो कंपनसेट करते चले जाएंगे। सो ये जो भी मुझसे किसी सवाल किया था कि सर मैं फाइनेंस का आदमी हूँ तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, भाई मेरे सबसे ज्यादा फाइनेंस के लोगों ने ही पास किया है। ठीक है, कोई मतलब मेरे ख्याल से अराउंड कोई आई थिंक सो 22-23 हजार लोगों ने पढ़ चुके होंगे मुझसे ये। तो ये तमाम लोग, बहुत सारे बैकग्राउंड के लोग फाइनेंस के लोग थे जिन्होंने किया है। तो एक तो ये चीज कि आपको जो है वो क्या क्या चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, किस किस तरीके से कोर्स चलेगा, ऑडिट क्या होता है और उस ऑडिट की फील्ड में क्या क्या चीजें हैं। अगर वो लोग जो जो बिल्कुल फाइनेंस से आना चाह रहे हैं आईटी ऑडिट में, तो इस कोर्स के साथ आईएसओ के भी 1-2 कोर्स कर लें, वो टोटली इस कोर्स के अंदर जो है ना वो एंटर हो जाएंगे, मतलब इस फील्ड में एंटर हो जाएंगे और जल्दी मार्केट को वो क्वेश्चन है बिफोर वी प्रोसीड, मैं फिर भूल जाऊंगा बाद में। क्वेश्चन आपने इसकी बात की कि हमें बैंक के साथ रजिस्टर होना चाहिए,
आफ्टर द रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है, और दूसरी बात ये है कि जो बॉडी हम बात कर रहे हैं, CHSP इज द पार्ट ऑफ इट, राइट? सो वो सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं जस्ट मैं सीसा की बात कर रहा था अभी आपसे सारी, और CISSP भी मैं कराता हूँ। CISSP मेरा प्रोग्राम इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर मैं उसका भी एक वो लॉन्च करूंगा, तो वो इंशाल्लाह संडे वाले दिन प्रोबेबली वो क्लासेस उसकी मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये दोनों एक ही बॉडी से नहीं है कि नहीं? हर एक अलग अलग बॉडी है? नहीं, उसकी बॉडी IC² है। IC² यूके की बॉडी है, सिस जो है, और इसाका जो है उसकी बॉडी सीसा है। सॉरी, सीसा जो है उसकी बॉडी साका है, वो US की बॉडी है। ओके, ये यूएस की बॉडी, ओके। और ये जो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे इनके साथ, तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एग्जाम की फीस आप कह रहे थे कि कंपनसेट हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो कितनी कम हो जाती है? ऑलमोस्ट सेम रहती है या काफी कम हो जाती है? तकरीबन ऑलमोस्ट कोई $50 to $60 का फर्क है। 50 to 60 मीन्स 760 से आपको तकरीबन सेम ही पड़ जाता है या सस्ता पड़ जाता है अगर आप स्टैंड अलोन ले लेते हैं? वाउचर कम पड़ता है, राइट? देखिए, वाउचर लेने में आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही। और वो 760 का है ऑलमोस्ट, राइट? नहीं, वो $670 का है, वो तकरीबन $670 का, ओके। और फिर और आप फिर अलग से मेंबरशिप अगर पूरे साल की लेंगे तो $170 की है वो। $170 आफ्टर द एग्जाम? जी। और बिफोर एग्जाम है तो जो मेंबरशिप है 1 ईयर की, वो 560 की है, राइट? मेंबरशिप $170 की है। और 170 की है, हाँ। ओके। तो दिस मीन कि अगर मैंने सर्टिफिकेशन करनी है तो 170 का मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड है, प्लस एग्जाम की फीस कितनी है? $575 तकरीबन। 575, सो ऑलमोस्ट 600 एंड समथिंग, ओके। ओके गॉड, मतलब वाउचर के साथ ले लूं तो तब भी सेम है, वाउचर के बगैर ले तो अभी आपको कुछ नहीं लेना। अभी तो आप ज़ाहिर बात है कि हमारे पास अगर ट्रेनिंग करेंगे तो आप ट्रेनिंग फीस देके ट्रेनिंग करें पहले, ठीक है? आपको सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जब आप तैयारी पकड़ लें, उस वक्त फिर आप जो है ना वो जाएं वॉच वो लेने, अपना क्या कहते हैं, मेंबरशिप लेने और वाउचर लेने, वरना आपके ये 2 महीने ज़ाया हो जाएंगे खामखा के। हाँ बिल्कुल सही बात है। बस मतलब जब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाऊं, रेडी हो जाऊं कि मैंने आज एग्जाम देना है, तो 1 वीक बिफोर आई कैन गो विद द रजिस्ट्रेशन। यस, ऑब्वियसली। या ओके, थैंक यू, वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो खैर हम ये बात कर रहे थे, तो अब इसमें जो हमारा कोर्स कंटेंट होगा इंशाल्लाह, वो हम एक एक चीज पढ़ेंगे। मेरा स्टाइल पढ़ाने का ये है कि मैं टेक्निकली एक एक चीज खोल खोल के पढ़ाता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर से चीजें बता दूंगा। अगर हम डेटाबेस की बात करेंगे तो हम डेटाबेस के इनसाइड जाके सारी उसकी बातें करेंगे, आपको बताऊंगा कि क्या क्या कितने टाइप की डेटाबेस है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चीज़ें पे इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। और फिर सारी बातें कि हमें पूरा एक फ्रेमवर्क को समझना है, तो हम इस फ्रेमवर्क को भी पूरी बातें उसकी समझेंगे, क्या क्या उसके अंदर चीजें दी गई हैं और कैसे किए जा सकता है उसको। तो अब आप बताइए, आप तमाम लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम के अंदर? तो मैं आपको एक तो भेज दूंगा इसके ऊपर, जो हमारे लड़के हैं वो आपको स्टूडेंट फॉर्म भी भेज देंगे अपना, और साथ में वो भी भेज देंगे क्या नाम है उसका, बैंक अकाउंट वगैरह। तो आप इस प्रोग्राम को जो है हमारे साथ आगे मूव ऑन करेंगे। ये जस्ट क्वेश्चन कि इसका ट्रेनिंग का टेन्योर कितना है, एज ए लेमैन और एज एक्सपर्ट मैन? 2 months 2 months 2 months। सो मींस के अगर 2 months हम, और क्लासेस किस तरह होती है? सैटरडे ओनली सैटरडे 6:30 से 8:30 9 बजे तक। 8:30 9 बजे तक। और जब हम ये क्लास लेंगे तो उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ेगा? स्टडी आपको ये करना है कि आपको जो क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा वो आपने करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स तो आपको करने पड़ेंगे ना, उसके बगैर आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? सर उसकी कोई रेगुलर टेक्स्ट बुक भी होगी, कोई इसकी गाइडलाइंस वगैरह ऐसा? ठीक, वो भी दूंगा मैं। इसाका का मैनुअल भी दूंगा आपको। मेरे पास इसाका के रीसेंट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन हैं मेरे पास, कोई 40-50 हज़ार क्वेश्चन हैं अभी तक, ठीक है? लेकिन मैं आपको सारे नहीं दूंगा, मैं आपको वो वाले दूंगा जिसके अंदर जो रेलेवेंट आएंगे और वो ज्यादा आपको वो करेंगे, मतलब यानी कि
आपको ज्यादा फायदा होगा उसमें। ओके हो गया सर। ओके। ठीक है, मतलब यानी कि वो पास करने के लिए, आपको समझने के लिए, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, ये मैं चलो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसाका हर साल ना 10,000 लोगों को सिलेक्ट करता है, और उसके बाद 10,000 लोगों से इसाका जो है वो क्वेश्चन आंसर सिर्फ 20 क्वेश्चंस बनवाता है, और फिर उनको वो, उसका एक पूरा सिस्टम है कि उसकी स्क्रूटनी होती है, और उसमें से आपके 20 क्वेश्चन में से जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, और सिर्फ वही क्वेश्चंस फिर पूल में 12 जबानों में कन्वर्ट होके पूल में एंटर हो जाते हैं। और जो क्वेश्चन एक दफा आ जाता है तो वो क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट नहीं होता ता जिंदगी। ठीक है, क्वेश्चन बनाने की हमें टेक्निक उस वक्त दी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि द क्वेश्चन शुड बी अप टू द मार्क ऑफ द टेक्नोलॉजी। ओके, it should not be copied to any previous questions. The questions has the 4 options and all the options should be ambiguous. ये उनकी हमें मेथोडोलॉजी में बताया गया था, और इट्स अकॉर्डिंग टू द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी एज वेल, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भी उसको होना चाहिए। तो फिर उनकी लिमिटेशन है कि कितना बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड डिफाइन है कि वो कितने सवाल आपका जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कितने तक आप लिख सकते हैं, कैरेक्टर वैरेक्टर वर्ड्स वगैरह के हवाले से। और बहुत सारे 2 सफ़े थे पूरे, जो हमने बैठ के समझा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। फिर जब क्वेश्चन बन जाता है तो फिर आपको एक ईमेल आती है कि आपका एक और भी पार्टनर है जिसको हमने सेम क्वेश्चंस यानी सेम एरिया देते हैं, वो आप इस एरिया पे बनाएं बस, और इसके लिए हमें 2 से 2.5 महीने दे जाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो फिर एक ईमेल आ जाती है कि आप इसको भी देखिए, इस आदमी ने जो आपका क्वेश्चन बनाया कि आपसे रिलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं है, क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आप समझते हैं कोई टेक्नोलॉजी से आउट हो चुकी है या ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो उसको फिर वो कहते हैं कि इसको आप मार्क करें कि यहाँ क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको अपडेट करें आप कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो वो भी हम फिर करते थे। तो मैं खैर ये क्वेश्चन बनाने का तरीकेकार है, आप सोचें तो जब ये क्वेश्चन बैंक्स आते हैं मार्केट में, तो वही क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा। हाँ, कम से कम आपको ये आइडिया जरूर हो जाएगा कि ये पूछ क्या रहे हैं। और ये क्वेश्चन बैंक जो है ये एक्चुअली हमारे लिए जो है हमें किस हद तक एक हमारा पेस डेवलप कर रहा है नंबर 1, और किस हद तक हमारी चीजों को हमें हमें बता अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि क्या है सिलसिला। तो ये आपकी क्वेश्चनिंग जो है ना, वहां पर आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर इसलिए देता हूँ या दूंगा जिसमें जस्टिफिकेशन भी होती है। फाइनेंस के लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि वो उसको पढ़ लेते हैं कि यार मैंने इसका आंसर गलत दिया था, तो इसकी जस्टिफिकेशन तो कुछ और है यहाँ पे, वो क्यों मैंने गलत दिया। तो फिर वो उसको याद रहता है, क्योंकि बाद में उस क्वेश्चन से जब वो गुजर के किसी ऐसे ही सेम क्वेश्चन की तरह कोई चीज आ जाती है तो वो उसको फिर अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। और किसी को भी क्वेश्चन याद नहीं रहता, हर आदमी जो क्वेश्चन करता है या समझ के वो करता है वो भूल जाता है कि मैंने क्या किया था। लेकिन जब वो दोबारा करता है तो कहीं माइंड में कहीं पर उसके सबकॉन्शियस में ये चीज होती है कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए था। अगर वो बहुत रेलेवेंट भी नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं वो भी नहीं है कि जो है वो उस फील्ड से भी नहीं है, तो भी उसको एक थोड़ा आइडिया हो जाता है। और यही मेरी टेक्निक होती है कि मैं उसको सामने वाले को इस तरह समझाता हूँ कि जो फाइनेंस के दूसरे लोग होते हैं वो इसको समझ लें कि क्या है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त वेटेज है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को वेटेज दिया हुआ है 31%, यानी 64 क्वेश्चंस जो है आपके वहीं से आएंगे ज्यादा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है आपको, तो वो सबसे आखिरी चैप्टर भी है और वो कनेक्टेड है तमाम चैप्टरों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आप मैनुअल पढ़ लेंगे आप पास हो जाएंगे, नहीं हो सकते पास आप कभी भी। आपको एनी हाउ वो समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मैनुअल काम कर रहा है। उस मैनुअल में नॉलेज तो जरूर है, लेकिन उसके अंदर से आपको कैसे उसको ऑडिट की दुनिया में लेकर जाना है और किस तरीके से उसको लर्न करना है वो आपके ऊपर है। तो आप मैनुअल पढ़ें या ना पढ़ें, मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, उस रिकॉर्डिंग में सारी चीजें आप सुन सकते हैं। मैनुअल को आप टॉपिक बाय टॉपिक देख सकते हैं,
बाद में मुझसे आप अंडरस्टैंडिंग मेरी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम जो है वो क्लास के अंदर डिस्कस कर लें, तो वो कोई इशू नहीं है, वही मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ये मेरा ताल्लुक आपके साथ एक दिन का नहीं है। मुझे पता है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं, मैंने बहुत लोगों को किया जो है डेवलप किया, तो आज भी मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरे लिंक्डइन पर हैं, मेरे साथ या तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद होते हैं। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमें मुलाकात हो ही जाती है, और वो हमसे कोई सवाल अगर करता है तो ऐसा नहीं है हम उसको मना कर देंगे कि भाई ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते, कोर्स खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो ता जिंदगी आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आप, मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसका जरूर आपको जवाब देता हूँ। तो इस तरह से हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी। और बाकी कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें जो आपको फील्ड वर्क के लिए मैं दे दूंगा, जो परचेज की हुई है मेरी, जो टूल्स हैं बहुत सारे ऐसे, जो अगर जो लोग आईटी ऑडिट में जाना चाहते हैं और वहाँ पे सीखना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं जीआरसी के वर्ल्ड में, तो मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ही नायाब किस्म की हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा, जो आपको बहुत फायदा करेंगी आपकी ऑडिट की दुनिया में। तो ये सारी चीजें जनाब, आप और कोई सवाल किसी का तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कब स्टार्ट हो रही है क्लासेस, आपका स्केड्यूल? बस नेक्स्ट सैटरडे। ऑलराइट, नेक्स्ट सैटरडे आज हमने रखा था, अब नेक्स्ट सैटरडे को हम बाकायदा प्रॉपर हर चीज शुरू कर देंगे। थैंक यू सर, इंशाल्लाह। जी सर, सॉरी मैं कॉल कट गई थी नेटवर्क की वजह से। तो क्वेश्चन वही था, रिपीट कि हम क्लास लेंगे तो फिर डेली हमें कितना टाइम एज ए नॉर्मल पर्सन देना सर पड़ेगा डेली स्टडी नहीं, के लिए, आप ताकि हम स्कूप डेली करें जरूरत उसके नहीं आपके है, साथ? डेली आपको जरूरत नहीं है टाइम देने के लिए। आप हफ्ते में 3 घंटे भी दे दें बहुत है। जी, सो क्लास 2-3 घंटे को 2-3 घंटे में मतलब स्टडी करो तो आई विल गो बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और और सर ये जो है सर ये सीजम है सर, ये आफ्टर सीजा किया जाता है या ये सर ये इंटरकनेक्टेड है, ये सर ये कोर्सेज ये सीजा और सीजम, या ये दोनों डिफरेंट नहीं फील्ड्स हैं? नहीं नहीं, सीधा बिल्कुल अलग फील्ड है, वो ऑडिट साइड पर है। सीजम बिल्कुल अलग फील्ड है। ओके अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो आप ये कोर्स करें और आप साथ में ISO 27001 का लीड ऑडिटर कर लें। ओके मैम हम कराते हैं, वो मैं इसका एक्रेडिटेड ट्रेनर ही हूँ। और वो कर लें आप PCB कनाडा का, तो वो आप इस फील्ड के अंदर बाकायदा तौर पर कूद जाएंगे ऑडिट की दुनिया में। और ओके ऑडिट में फिर आपको अच्छे, पहले शुरू में जाहिर बात है कि आपको अभी आप प्रोविजनल ऑडिटर बनते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको फर्म्स जो हैं वो बुला लेंगी एज एसोसिएट, और वो आपको फ्रीलांस ऑडिट के लिए साथ में रख सकती हैं, या इवन के जॉब भी हो सकती है, कोई वो नहीं है। ठीक है। और सर ये जो सीजम है सर, ये जैसे एज मैं नेटवर्क इंजीनियर सर जॉब कर रहा हूँ सर, वैसे अगर आपसे एडवाइस पूछना चाहूँ सर, ये मेरी जो फील्ड है इससे लिहाज से सीजा और मुझे सूट करता है या सीजम मुझे सूट करता है सर? ये जो मेरा ऑलरेडी मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, जस्ट ये देखो बात ये है कि सीजम जो है ना, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की गवर्नेंस की तरफ है, ये GRC का एरिया है। ओके अगर तुम GRC में आना चाहते हो तो तुम्हें सीजम भी करना पड़ेगा, तुम्हें सिस भी करना पड़ेगा, तुम्हें सीसा भी करना पड़ेगा, तुम्हें ISO भी करना पड़ेगा। और ये तो मैंने एक सर्टिफिकेशन बताई है, तुम्हें 3-4 करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके तो ये तब तुम GRC की तरफ 100% आ जाओगे। ठीक है, तब आपको, क्योंकि सीजम की रिक्वायरमेंट मार्केट में सीजा के साथ होती है, जो खास तौर पर वो लोग जो के काम कर रहे हैं मार्केट में एज GRC कंसल्टेंट्स या GRC ऑडिटर्स। ओके ओके ठीक है। और सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन सर, इनकी इस बैच की सर ये फीस क्या डिसाइड हुई है सर, या इसका सर? 49,000 इसकी फीस डिसाइड हुई भी है। ओके सर, बाकी वो मेरे लड़के आपसे डिस्कस कर लेंगे, आप उनसे पूछ लें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहीर, मैंने वो पार्ट मिस कर दिया जहाँ पे आपने सीसम की बात की है। मैंने बेसिकली सीसा का फर्स्ट स्टेप था और मेरा यही प्लान था कि आके सीसम और CISP करना था और ISO लीड ऑडिट, जो आपने जो सारी बातें बोली। तो इसका ये मतलब ये साइमल्टेनियसली हो सकता है, या आप रेकमेंड करेंगे कि पहले सीसा करें? क्योंकि जो मेरे जो कोलीग्स हैं वो मुझे बोलते हैं कि सीसा आसान है, तो क्योंकि मेरे पास तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस भी IT ऑडिट का, तो उन्होंने कहा कि वो आराम से हो सकता है। तो देखिए सबसे आसानी से जो हो सकता है, जो सबसे आसानी से जल्दी हो सकता है, वो है ISO का 27001 लीड ऑडिटर, लीड इम्प्लीमेंटर
और 22301, 31,000, 27701, ये मैं 4 दिन में कराता हूँ। ठीक है, अच्छा 4 दिन के अंदर ट्रेनिंग होती है। ट्यूसडे थर्सडे 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम गैप देते हैं 2 हफ्ते का, पेपर लेते हैं। पीसीबी कनाडा की डायरेक्ट सर्टिफिकेशन है। ठीक है, वो सर्टिफिकेशन के साथ होता है, वो पूरा एक 100% पैकेज है वो। ठीक है। ठीक है, उसमें ट्वाइस ऑफ अटेम्प्ट होता है। अच्छा, जहां रही आपकी बात सीसा की, तो एक तो सीसा तो मैंडेटरी है। मैं सब तो अब तो सब मैंडेटरी है यार, बहुत सारी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो गई है मार्केट में। ठीक है, सीसा है, एसएस है, सीसम है, जी आईएसओ है, मैंडेटरी है। सीसा के साथ आप कर लें सिस्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट, सीआईएसएसपी की। ठीक है। वो मेरी ट्रेनिंग होगी संडे संडे। उसमें आपको फायदा क्या होगा मैं बता दूंगा। उसमें फायदा ये होगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आपका डोमेन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो सीधा के अंदर भी 5 चैप्टर मौजूद है। ठीक है, ठीक है। तो सिस्प जो है इट्स अ हाई एंड सर्टिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी, वो बहुत टेक्निकल है। तो उसमें बहुत ही टेक्निकल लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ता है। तो आपकी जो है ना ये मतलब एक तरह से तैयारी तो हो रही होगी, लेकिन सीधा की तो 100% हो जाएगी। तो उसमें आपको कोई चीज रुकेगी नहीं, जो चीज हम शायद नहीं पढ़ाते होंगे सीधा में, क्योंकि ऑडिट साइड पर ज्यादा बात कर रहा है, वो हमें पढ़ानी पड़ जाती है सिस्प के अंदर बहुत डिटेल में जाके। तो 3.5 महीने तकरीबन लगते हैं उसको पढ़ाने में, सीसम सिस्प को। और वो ये पैरेलल, और मतलब ये आप साथ कर सकते हैं। और आईएसओ आप जब चाहें, अब हमारा ऑफर होता रहता है, फेसबुक को लाइक कर रहे हैं, वहाँ पे आता रहता है कि कब कौन सा हो रहा है। अभी लीड इम्प्लीमेंटर मेरा अभी स्टार्ट हो रहा है, 2 हफ्ते का है, 27001 जो है। और इसके बाद फिर लीड ऑडिटर होगा। ठीक है, तो ठीक है डॉक्टर सहीद, मैं ना आपका ये लीड ऑडिटर भी साथ शुरू करूंगा। और जो ये आपने मुझे CISP का जो कहा है, तो अगर मैं सीसा के बजाय मैं CISP ले लूं तो आप वो ज्यादा मतलब, या आप बोलेंगे कि सीसा की क्लास भी लूं और CISP लूं? नहीं, दोनों क्लासेस लें आप। अच्छा ठीक है। लेकिन सीसा बिल्कुल एक अलग डगर का कोर्स है। जैसे जी सीसम बिल्कुल एक अलग है और सीएसएसपी अलग है। अच्छा हाँ, सीसम बिल्कुल एक अलग चीज है, उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, और सीआईएसएसपी का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। वो दोनों अलग चीजें हैं। तो सिस जो बहुत टेक्निकल है, सिस्टम गवर्नेंस है, सीधा ऑडिट है। ठीक जी है, तो सब अलग अलग माइंडसेट के पेपर है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, वो मैंने आपको इससे बोला कि सिस्प अगर आप मैं भी स्टार्ट करता हूँ, तो वो आपके लिए आपको हेल्प करेगा सीसा के पेपर में। और आईएसओ तो आपको वो मैं करा दूंगा, वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो चलते फिरते करा दे देंगे हम आईएसओ। चलो सही है। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर सहीद, एक और ये प्राइवेसी जो है ना, स्पेसिफिकली प्राइवेसी की कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो जी जी, वो 27701, जी वो 27701 है। जी वो भी आप कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली आप समझ रहे हैं, मेरा ये सब मेरा ये पर्सपेक्टिव है मैं पूरा। समझ रहा हूँ वो अच्छी तरीके से, मुझे पता है कनाडा में क्या रिक्वायरमेंट्स है इसमें। हाँ, रिक्वायरमेंट तो डॉक्टर शहीद एज सच नहीं है। वो सीसा वो हाईली मतलब, क्योंकि मेरे पास CPA है तो उससे काफी एडवांटेज मुझे मिल जाता है। लेकिन और एक्सपीरियंस भी हो गया है। लेकिन जब आप मतलब एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के, या आप एज अ आप जब अपने आप को ज्यादा वो कर रहे होते हो, करियर के अंदर प्रोग्रेशन चाह रहे होते हो, तो ये बहुत ही अच्छे काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए इसमें जो खास तौर पे आईएसओ 27001 का लीड ऑडिटर या और क्या नाम है 22301 है, BCM या 277, लीड ऑडिटर प्रोग्राम जो है ना, वो इतने जबरदस्त चीज है, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि ये आपके पास वो की है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो अपने आपको एनरोल करा दे जाके सिर्फ ऑडिट बॉडी में, आपको फ्रीलांस ऑडिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं पर डे के हिसाब से। या बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, तो जी ये तो एक करियर है पूरा, इसके अंदर तो इतना काम है कि जिसकी सकत कनाडा तक नहीं है वो टर्की चला जाए, टर्की की तक नहीं है तो वो मलेशिया चला जाए। हर जगह इसकी डिमांड है, कोई जगह ऐसी नहीं है। मैं अपनी कंपनी में जब लास्ट था तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती थी, मैं हर जगह जाता रहता था। तो मैंने ग्लोबल बॉडीज के साथ अपने आपको अटैच किया हुआ था। तो मैं उनको बोल के आता था कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ, अच्छा यार मैं जो ना वो श्रीलंका जा रहा हूँ, अच्छा मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं तो जाता हूँ। वो मैं उनको बता के आता था, वो मैं कोई ऑडिट है वहाँ पे, तो वो कहते थे हाँ ऑडिट है। तो मुझे 1 दिन का 2 दिन के ऑडिट का वो एक टाइम मुझसे पूछ के दे देते थे मुझे कि भाई आपको ऑडिट कर लीजिएगा वहाँ, जी और वो आपके
एक खरे पैसे, जिस दिन ऑडिट करके निकलेंगे सुबह मजदूर की तरह तनख्वाह मिलती है, शाम को आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको चले जाइए। फ्रीलांस ऑडिट में तो यही है। तो ये एक अच्छा डोमेन है, और आईटी ऑडिट साथ साथ में फिर आपको वहीं से क्लाइंट मिलते हैं बहुत सारे। वो आपको कहते हैं यार हमारा इंटरनल ऑडिट कर दो, हमारे साथ ये मसले हैं, हमारे साथ वो मसले हैं। डॉक्टर जी आप म्यूट हुए अभी तक। जी जी। अच्छा, तो खैर ये सारी बात हो रही थी। और किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है कि क्या कोई है किसी का कोई सवाल, तो वी कैन इंशाल्लाह फिर मजीद डिस्कस करेंगे। बाकी ग्रुप में आप लोग सारे लोग हैं। शोएब साहब आपकी बिल्कुल आपने माइक बंद किया हुआ है लग रहा है, आपको आवाज आ रही है? सिर्फ सुन ही रहे हैं शोएब साहब हमें। डॉक्टर साहब जस्ट एक दो वो थे, एक तो कमेंट था बेसिकली, और एक क्वेश्चन भी था। कमेंट तो ये था कि मतलब आपने इतना तरगीब दिलाया, अभी तो हमारा भी दिल कर रहा है कि आईटी को छोड़ के ऑडिट में ही आ जाए। अगर पैसे बहुत ज्यादा है तो इधर ही आ जाए, हमें क्या करना है आईटी में। ये बात भी सही है। आखिर में तो जीआरसी की तरफ आप आ जाएं, जीआरसी की तरफ आपको मूव करने में फायदा है। ये बिल्कुल सोच रहा था मैं 1 साल पहले, लेकिन बस फिर घर के हालात, बच्चों के हालात, टाइम की वजह से इधर उधर हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो उसका मैं सीएसएसपी की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा मैं मूव था कि मैं उसकी तरफ चला जाऊं। सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बात कर रहे हैं, पैसों के हवाले से बात कर रहे हैं, दोनों में किस में ज्यादा पैसा है? क्योंकि ऑलरेडी अगर मैंने जाना है सीएसपी में, ये पूरा करियर बनाना है, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल समझे कि अर्ली स्टेज ऑफ करियर पे हूँ। और अगर मैंने इधर जीएससी की तरफ आना है तो तभी अर्ली स्टेजेस है। तो आपकी एक्सपीरियंस में दोनों में बेहतर क्या है? और दूसरी बात ये है कि सीएचपी के हवाले से मतलब अगर आप जस्ट पुट योर वर्ड्स व्हाट यू लाइक 2-3 मिनट ताकि मुझे इजी हो जाए आपका नेक्स्ट क्या क्वेश्चन लेने बैकग्राउंड, के लिए। कितना कितना आपका साल हो गए काम करते हुए और क्या कर रहे हैं? मैं तो सर साइबर सिक्योरिटी पे ज्यादा काम कर रहा हूँ। और तकरीबन एक्सपीरियंस के हवाले से बात की जाए तो मैं तो तकरीबन 2020 से फील्ड में हूँ, बल्कि ज्यादा हो गए। लेकिन एक्सपीरियंस जो मतलब बड़ी कंपनीज है उनके साथ अभी स्टार्ट हुए। मैंने मेडिकल में काम किया है, फाइनेंस में काम किया है, टूरिज्म कंपनीज है, सारा में आईटी में। लेकिन ये कि डिफरेंट इसमें आप कह लें कि काम किया हुआ है। आईटी में क्या? अ, आईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या चीज? ये मैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग में। सिक्योरिटी और नेटवर्किंग में, तो नेटवर्क हाँ जी, सिक्योरिटी में आपने काम किया अभी कह रहे हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी प्लस सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर सिक्योरिटी, लेकिन मेन जो मेरा फील्ड है वो नेटवर्क सिक्योरिटी है। मेरा बैचलर्स भी नेटवर्क में है, और फिर मास्टर मेरा साइबर सिक्योरिटी में था, तो उस वजह से मैं मतलब उस तरफ ज्यादा हूँ। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या आप पीटी कर रहे हैं, पीटीवीए कर रहे हैं, या आप जो है इसके अलावा आप फायरवॉल वगैरह पे काम कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी वो कॉन्फ़िगरेशन वाला टाइम तो अभी मतलब गुजर गया, तो काफी टाइम पहले की बात थी। लेकिन अभी जो है ना, ज्यादातर मैं नेसेस वगैरह पे, वल्नरेबिलिटीज हो गए, फिर ओवरऑल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिक्योरिटी पोस्चर है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। फ्रॉम एक्सडीआर, फ्रॉम नेटवर्क डिटेक्शन टू क्वालिस, जिस तरह इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी जो करंट कंपनी में मैं आया हूँ तो काफी उनकी सिक्योरिटी के हालात बेकार थे। So, like my first step, go with the Qualys or Nexus, go with the Sentinel One or CrowdStrike। फिर एक्सटेम कंपनी पकड़ लिए, उनकी साथ मिसाल के तौर पर वो कर दिया, सिम एज ए सर्विस ले लिए। फिर हम्म लाइक एज ए होल जो छोटी कंपनी है मिड लेवल, क्योंकि मैं बड़ी कंपनी में मैंने काम किया नहीं है, मैं तो सारा हम्म एसएमबीज में काम किया है। तो हम्म जितने भी एसएमबीज है उसमें ओवरऑल सिक्योरिटी का जितना भी पोस्चर है, आप किसी भी एंगल से देख रहे हो, तो उसको अपग्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ अभी ओरेकल डेटाबेसेस है। सो ओरेकल का मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन क्योंकि अभी इधर था तो फिर मुझे स्टडी करनी पड़ी। फिर उन सारे डेवलपर्स को बताना पड़ा कि भैया आप इंक्रिप्शन ऑन करो, मास्किंग ऑन करो, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं ओवरऑल एज ऑलराउंडर कह ले, या मिसाल के तौर पर छोटे लेवल पे, नॉट वेरी एक्सपर्ट लेवल, लेकिन एज ए होल सिक्योरिटी पोस्चर को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक्सपर्टीज किसी चीज में नहीं है कि बिल्कुल मतलब मैं चीजें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। सो दैट इज व्हाई आई कॉल कि मैं बिल्कुल अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में हूँ। हाँ, तो देखिए आपको एनी हाउ
अगर आप समझते हैं कि आपको ऑडिट की तरफ आना है, जीआरसी की तरफ आना है, तो अपनी दोनों चीज़ों को मजबूत करना पड़ता है जीआरसी में, ऑडिट को भी और एडवाइजरी को भी। ठीक है, तो और वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो मल्टीपल जगह से काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल एरियाज में काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा कि मैंने नेटवर्क पे काम कर, ओरेकल वालों को बिठाया, उनसे डिस्कशन की, पोर्ट वगैरह के ऊपर बाइंड किया होगा, जो भी XYZ आपने उनको चीज़ें बताई होंगी, इंक्रिप्शन ऑन करवाई एक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मल्टीपल एरिया में काम करने से ऑडिटर को ना बड़े बेनिफिट्स होते हैं, और साथ साथ एडवाइजरी भी है। ये खाली ये नहीं है कि मैं ऑडिटर ही हूँ, मेरी एडवाइजरी कंपनी अलग है, तो वहाँ पे हम कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ कंसल्टिंग में बहुत सारे काम है जो हमें इनको बताने, समझाने, करवाने। तो उस हवाले से भी आपको ये सर्टिफिकेशन, तो देखिए मैंने बताई ना, सारी ही करनी पड़ेगी। अब अगर आप सिस्प करना चाह रहे हैं पहले, तो आप सिस्प में आ जाइए, सिस्प का भी हमने ओपन किया हुआ है। और अगर आप सीसा करना चाह रहे हैं तो आप सीसा में आ जाइए। ISO तो करना ही करना होगा, उसके बगैर तो चारा नहीं है। ठीक है ना, वो तो अब एक तरह से वो भी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होती चली जा रही है मार्केट के अंदर, और इसका अपना एक बेनिफिट है और आगे भी रहेगा। अभी तक तो यही नई नई जो आपके पास चीज़ें हैं, जो बता रहा था मैं अभी आपको, वो करनी होगी। तो आप सिस्प में एनरोल करा लें अगर आप सिस्प में इंटरेस्टेड हैं, और आपका टेक्निकल बैकग्राउंड लग भी रहा है मुझे, टेक्निकल चीज़ें जानते भी हैं आप, तो वो आप उसकी तैयारी करें। लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी आसान सर्टिफिकेट नहीं है। उसमें अच्छी खासी चीज़ें पढ़नी भी पड़ेंगी, अच्छी खासी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन आपको साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी भी पड़ेंगी। जी जी ठीक है, मैं समझ गया। एंड अगर आप CSSP की हम बात कर रहे हैं, सो उसी मैंने की बात करो। CSSP का, जी जी, उसमें डोमेन जो मैंने सारे स्टडी किए CSSP के, सो अगर आप मुझसे पूछ ले तो पर्सनली मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेक्निकल थिंग्स ऑलरेडी मुझे आते हैं, क्योंकि मेरे टेक्निकल अल्हम्दुलिल्लाह इन डेप्थ स्टडी है, बिल्कुल पैकेट लेवल से लेके बिल्कुल आखिरी एप्लीकेशन लेवल की हद तक, जितनी भी लेयर्स है सारा मुझे, मतलब टेक्निकली ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साउंड हो उस हिसाब से। तो उसमें जो 80% जो बेसिक नॉलेज है, पुराना नॉलेज जो चलता आ रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर है। जो नया नॉलेज है, या जिस तरह मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है, या CSP का जो माइंडसेट जो है ना, वो तो ऑफ कोर्स मेरा नहीं है अभी। तो वो जाहिर सी बात है, मुझे स्टडी करना पड़ेगा। सो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख लें, तो आप कह रहे हैं कि मतलब CSP में ज्यादा मेहनत है एज कम्पेयर टू GRC, राइट? एज करो सीसा, एज कम्पेयर टू सीसा। सीसा GRC तो एक डोमेन है ना बड़ा, उसके पूरा, अंदर हाँ तो जी, उसमें वो तो बहुत कुछ होता है ना। अब सीसा को अगर सिस्प से कंपेयर कर रहे हैं, तो सीसा सिस्प में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। वो मैं आपको पढ़ा दूंगा सारी चीजें, उसमें कोई इतना मसला नहीं, इंशाल्लाह वो बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, वो तो कोई इशू नहीं है। ये और इसमें मैंने अभी जो आपकी सारा डिस्कशन सुनी है, तो उसमें आपने कहा कि मतलब फाइनेंस वाले ज्यादा चीजें हैं, तो ये जो नहीं नहीं नहीं, सर्टिफिकेशन है, ये फाइनेंस तो वाले नहीं उसमें है मतलब ऐसा सीसा कोई में, चीज तो नहीं नहीं है कि- सीसा में फाइनेंस की चीजें नहीं है। लेकिन असल में होता क्या है, जो फाइनेंस के लोग हैं ना, वो ऑडिट की दुनिया में होते हैं, बहुत इंटरनल ऑडिट में भी होते हैं वो, और चार्टर्ड जी, अकाउंटेंट ऑडिट्स होते हैं, तो फाइनेंशियल ऑडिट्स में भी होते हैं वो। तो वो लोग IT ऑडिट की फील्ड में बहुत आते हैं। सही सही। ठीक है ना, तो इसलिए उनके लिए भी उन्होंने रूम रख दिया है कि आप आए, पढ़ना पड़ेगा। हाँ उनको हाँ ज्यादा हाँ, पढ़ना सही पड़ता है, सही। वो ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि उनका IT का बैकग्राउंड नहीं होता। अगर आप मुझे बिल्कुल बैकग्राउंड। फाइनेंशियली मैं तो अपनी सैलरी का फाइनेंस नहीं संभाल पाता, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि वो IT ऑडिटर्स का उनका बैकग्राउंड नहीं है, और वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर, ऐसा नहीं है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पास करा मेरे पास से, और मेहनत करी, थोड़ा सीखा उन्होंने। वो तो असल में इसलिए करते हैं कि वो ऑलरेडी फाइनेंस ग्रिप में होते हैं, वो चाहते हैं IT को भी ग्रिप में कर लें, तो वो सही इसलिए बात है। करते हैं वो लोग। सही सही। ठीक है भाई, आप लोगों का शुक्रिया। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू आपके बस सो टाइम मच। का। थैंक यू सो मच। डॉक्टर थैंक शहीद, बस मुझे ना उसकी ग्रुप में ऐड होना है, जो आपका CISSP का जो ग्रुप है ना। मैं राशिद से बोलता हूँ, आपसे बात करेगा, और दिशान आपसे भी। ठीक है। ओके, जी जी थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू तो वेरी मच। ठीक है मोहसिन, थैंक यू सर, आप भी इनरोल करा लें अगर आप यस, इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में। यस सर, थैंक यू सर, ओके, वेलकम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह।